क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर। क्या आपने कभी महसूस किया है कि बीपीएससी एडीओ में जो ज्योग्राफी प्रश्न आए हुए थे वो एनसीईआरटी और कौन कौन किताबों से, एनसीईआरटी के अलावा कौन कौन से किताबों से आए हुए थे? इस वीडियो में आपको सारा चीज का डाउट क्लियर हो जाएगा एनसीईआरटी का। और उसके लिए आपको क्या करना होगा कि लास्ट तक वीडियो देखना होगा, शुरू से लेकर लास्ट तक बिना स्किप किए हुए। और इसमें आपको पता चलेगा कि एनसीईआरटी के साथ साथ और कौन कौन सा किताब करने से हमको ज्योग्राफी का जो आपको तैयारी है वो अच्छे से हो जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न था इसमें, प्राचीनतम रेंज भारत की पर्वतीय रेंज कौन सी है? तो ये वाला प्रश्न का आपको अरावली, इस वाले प्रश्न का आंसर क्या होगा? अरावली। ठीक है, देखिए कहाँ से पूछा हुआ था। एससीईआरटी का क्लास, बिहार बोर्ड का जो क्लास 6 का ज्योग्राफी बुक पढ़िएगा, पेज नंबर 39 में चैप्टर 4 में देखिए, पृथ्वी का प्रमुख स्थल रूप में दिया हुआ है। हिमालयिक पर्वतों के अत्यंत प्राचीन होने से क्या होगा कि अपवर्तन के कारण ऊंचाई क्या हो जाती है? कम। और ऐसी स्थिति में अवशिष्ट पर्वत कहे जाते हैं, जैसे अरावली। तो यहाँ से ये वाले प्रश्न आपको आए हुए थे। तो अगला प्रश्न है साथियों, ये मिलान करने वाला है। देखिए यहाँ पे आपको राष्ट्रीय उद्यान दिया हुआ है और कहाँ पे अवस्थित है उसको मिलाना है। तो केंद्र काजीरंगा, काजीरंगा का आपका कहाँ होगा? तो काजीरंगा का आपको गोलाघाट, नौगांव। उसके बाद आपको केंद्रमुखा, चिकमगलुरु, और उसके बाद साइलेंट वैली का पालघाट, और पेंच घाटी का नागपुर। उस हिसाब से आपको ये हो जाएगा ए आंसर 4, 1, 2, 3। अब देखिए एससीईआरटी क्लास आप पढ़िएगा 10th का, एससीईआरटी क्लास 10 पेज नंबर 58 में मिलेगा। यानी भूगोल का जो प्रश्न होता है बिहार बोर्ड का, वहाँ पे जब वन्य और प्राणी संसाधन चैप्टर पढ़िएगा उसमें से ये आया होता है। देखिए यहाँ कर्नाटक है, सॉरी यहाँ केरल है देखिए, और ये है पालघाट जहाँ पे है ये वन्य जीव अभ्यारण्य। उसके बाद आगे देखिए, आगे जब देखिएगा यहाँ पे आपको असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ है? शिव सागर, नौगांव। ये हो गया। एग्जाम हुए थे, सारा क्वेश्चन ज्योग्राफी का सम्मिलित कर लिया गया है, इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए। और इस प्रश्न का आंसर है, यानी बिहार के भौगोलिक क्षेत्रों का लगभग कितना प्रतिशत भाग वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये वाला इसका 7% हो जाएगा। और देखिए ये वाला प्रश्न कहाँ से बना था, तो लिख दिए हैं यहाँ, एससीईआरटी क्लास 10 ज्योग्राफी। वहां से जब पढ़िएगा आप, कौन सा चैप्टर? तो वन एवं प्राणी संसाधन, उसी में वस्तुनिष्ठ जो होता है वहां से ये भी दिया हुआ है। देखिए बहु बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रों में वन का फैलाव है, तो यहाँ से ये आए हुए थे। हुआ था। प्रश्न क्या है कि कर्क रेखा का विचार करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र भिन्न है? ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा आपको? राउरकेला, भिलाई, बोकारो या जमशेदपुर? तो बोकारो हो जाएगा इसका आंसर। देखिए ये जो है लोहा एवं इस्पात संयंत्र कहाँ का? तो भारत का। तो उसी में आपको दिया हुआ है, मेंशन हुआ है, मैप से ये वाला प्रश्न बना था। देखिए है यहाँ कर्क रेखा है, देखिए यहाँ कर्क रेखा, और यहाँ से जो मेंशन है इसमें आपको जमशेदपुर दक्षिण में है, राउरकेला दक्षिण में है, भिलाई दक्षिण में है, लेकिन बोकारो उत्तर में है, इसलिए बोकारो भिन्न है, इसलिए आंसर ये हो जाएगा। इसलिए एनसीईआरटी से ये वाले प्रश्न आए हुए थे आपको। अगला हम लोग देखते हैं, ये प्रश्न देखिए 9 नंबर प्रश्न है क्लास 9th चैप्टर 5 से। देखिए नीचे दिए गए अभिकथन और कारण को चिन्हित कीजिए। अभिकथन है कि मानसून वन सर्वोष्टक कहे जाते हैं, मतलब सबसे अच्छा, और वे भारत में प्राकृतिक आवरण बनाते हैं। तो आपको अभिकथन ये आपको गलत हो जाएगा और कारण सही हो जाएगा। ठीक है, ए सही नहीं है पर आर सही है, सी इज द राइट आंसर। अब देखिए ये कहाँ से बना हुआ था प्रश्न, तो जब एनसीईआरटी पढ़िएगा, एनसीईआरटी क्लास 9th, उसी में आपको चैप्टर 5 जो है उसमें कटिबंधीय पर्णपाती वन, देखिए यहाँ है, ये भारत में सबसे बड़े क्षेत्रों में फैले हुए वन है। ठीक है, देख लिए यहाँ आवरण से भरा है, उसका अर्थ दोनों का सेम है यहाँ पे। ठीक है, इसलिए इन्हें मानसूनी वन भी कहे जाते हैं, और ये उन क्षेत्रों में विस्तृत है जहाँ 70 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। तो यहाँ से ये जब पढ़िएगा, ये प्रश्न यहाँ से बना सॉल्व होगा, आया हुआ था। अगला देखिए प्रश्न है थार के रेगिस्तान के बारे में है। थार के रेगिस्तान में मरुस्थली क्या होता है? नदियों का विकसित उर्वरक भूमि या निम्न वर्षा? यहाँ पूछा है थार के रेगिस्तान में मरुस्थली जो होता है वो क्या है? तो निम्न वर्षा एवं गतिशील रेत का क्षेत्र, या बालू स्तूप एवं दून, दोनों। दून ये वाला तो होगा नहीं। अनुप्रस्थ
बालू का स्तूप, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर पढ़िएगा, एनसीईआरटी में दिया हो एकदम, निम्न वर्षा एवं गतिशील रेत का क्षेत्र, क्लास 9th का वहीं से आया हुआ था। ठीक है, अध्याय 2 में ही भारतीय मरुस्थली के बारे में दिया हुआ है, भारत का भौतिक स्वरूप में। यहाँ देखिए कि अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर थारकर मरुस्थल स्थित है। यह बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है। याद है कि इस क्षेत्र में 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। तो निम्न वर्षा हो गया यहाँ से एक। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है वर्षा ऋतु में कुछ सरिताएं दिखती हैं और उसके बाद में बालू में विलीन हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला प्रश्न आपको बना हुआ था, इसीलिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। अब देखिए ये वाला जो प्रश्न था आपको, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व था। तो कितना घनत्व था आपको? 1106। अब देखिए ये कहाँ से बना हुआ था प्रश्न, एक मिनट, देखिए ये कहाँ से बना हुआ था। तो ये एनसीईआरटी क्लास 12 जो पढ़िएगा भाग 2, उसमें चैप्टर 3 में है आपको। यहाँ है डायरेक्ट, देखिए कि उत्तरी भारत के राज्य बिहार यानी 1102, पश्चिम बंगाल 1029, उत्तर प्रदेश 829 में जनसंख्या घनत्व उच्चतर है, जबकि प्रादीपीय राज्य के केवल 859, तमिलनाडु में 555। तो यहाँ से ये वाला प्रश्न आया हुआ था। अगला ये प्रश्न है साथियों, समझाता है बिग बैंग सिद्धांत निम्न में से किस पर्यवेक्षण को समझाता है? तो क्या होगा इसका बिग बैंग? तो ब्रह्मांड का समान रूप से प्रसार। अब देखिए ये क्लास 11th का जो एनसीईआरटी पढ़िएगा, चैप्टर 1 में ही है, पार्ट फर्स्ट वाले जो ज्योग्राफी होता है मूल, आपको वहाँ से आधुनिक सिद्धांत में जब पढ़िएगा तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति में है कि बिग बैंग सिद्धांत यह है कि आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग यानी बिग बैंग थ्योरी है, और इसे विस्तृत ब्रह्मांड परिकल्पना यानी एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। और 1920 ईस्वी में किसने? तो एडविन हेवल ने प्रमाण दिए कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। तो यहाँ से ये देखिए आया हुआ था प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ट्रोपोस्फियर में लगभग सभी मौसमें समय संबंधी घटनाएं होती है। दूसरा स्टेटमेंट है कि स्ट्रेटोस्फियर अधिकांशतः बादल से युक्त है और इसमें ओजोन परत है। अगला हम लोग पढ़ते हैं कि मेसोस्फियर यानी पृथ्वी की रक्षा करता है क्योंकि यह उल्का पिंडों को जलाता है। तो जब एनसीईआरटी क्लास 6 का वायु चैप्टर पढ़िएगा तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 1, 2, 3, ये सही होगा। देखिए कहाँ से ये बना हुआ था, वायुमंडल की संरचना में पढ़िएगा तो क्षोभ मंडल वही हो गया, समताप और मध्यमंडल, यही इसी को इंग्लिश में बोलते हैं। अब देखिए क्षोभ मंडल जो है इसमें है, यह वायुमंडल की महत्वपूर्ण परत है, ऊंचाई 13 किलोमीटर तक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि मौसम की सभी लगभग घटनाएं जैसे वर्षा, कुहर, वर्षावन इसी परत के अंदर होती है। और उसके बाद जो बना था प्रश्न, देखिए यहाँ पे समताप मंडल, इसी में क्या है, यहाँ पे ओजोन की गैस की परत होती है। दूसरा है देखिए यहाँ पे मध्य मंडल क्या है, यहाँ पे देखिए अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। ये क्लास 7 से पूछा हुआ था, सॉरी गलती से हो गया 6। ठीक है, तो वहाँ से ये प्रश्न आया हुआ था। साथियों ये जो प्रश्न है आपको कि बिहार में मुख्य फसल कौन सी है? ठीक है, तो बिहार में जब मुख्य फसल की बात है तो इसका आंसर होगा आपको, ये हो जाएगा चावल, गेहूँ, मक्का, मुख्य फसलों के बारे में पूछा है। ठीक है, तो एससीईआरटी क्लास 10th में ये बिहार वाला जो टॉपिक है वहाँ से है। यहाँ देखिए कि यह बिहार की सबसे महत्वपूर्ण फसल है, मुख्य फसल ये पूछ रहा था, इसमें कौन कौन है? तो देखिए धान, ज्वार, बाजरा, अरहर, गन्ना इस फसल की मुख्य पैदावार है ना, धान, ज्वार, बाजरा, अरहर, गन्ना। देखिए अगला ये वाला ये सब प्रश्न है, इतना तो आपको जितना बताएं ये एनसीईआरटी से आया हुआ था, जितना 10 से प्लस प्रश्न बताया एनसीईआरटी से आया हुआ था और एससीईआरटी से। और उसके बाद ये जो प्रश्न अब आज स्टार्ट हो रहा है, देखिए ये जो भारतमाला क्वेश्चन था, भारतमाला प्रोजेक्ट 2017 में आरंभ की गई थी, इसमें कितना किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग की स्वीकृति मिली थी? 34,800 किलोमीटर सी हो जाएगा। अब ये लूसेंट में भी मिल जाएगा आपको, या उसके अलावा कोई जो आपके पास भी जीके बुक होगा जनरली उसमें भी ये मिल जाएगा।
जब उसमें पढ़िएगा आप भारतीय परिवहन, उसमें आपको ये मिल जाएगा। देखिए यहाँ देखिए कि भारतमाला प्रोजेक्ट के बारे में दिया हुआ है और 2017 में जो स्टार्ट हुआ था, जो कवर करता है कितना लेंथ, तो 34,800 किलोमीटर। यहाँ से ये वाला प्रश्न आया हुआ था, ठीक है। और देखिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा झील बिहार में स्थित है, ठीक है। अब इसका आंसर होगा आपको अनुपम झील, ठीक है। अनुपम झील बिहार में है। अब ये घटना चक्र जब पूर्वालोकन पढ़िएगा उसमें PYQ में भी ये पूछा हुआ था, प्रश्न था, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में स्थित है, तो यहाँ देखिए अनुपम झील है, उसी के बारे में दिया हुआ है कि अनुपम झील बिहार के कहाँ पे, कैमूर में स्थित है और यह झील कैमूर वन्यजीव अभयारण्य की सीमा में स्थित है। तो इसलिए आपको यहाँ से हुआ था। उसके अलावा ये भी पूर्वालोकन से भी प्रश्न पूछा हुआ था, जोजिला दर्रा के बारे में। ये बेसिकली आपको NCERT का जो मैप वाला होता है, चैप्टर 2 में मैप वाला मैप देखिएगा, जो NCERT में मैप दिया हुआ है, उसमें भी इस जोजिला दर्रा के बारे में क्लास 11th में मेंशन किया हुआ है, लेकिन ऐसा साफ साफ नहीं लिखा हुआ है, वो आप लोग मैप से निकाल सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो उसके अलावा ये पूर्वालोकन PYQ में भी मिला है कि कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच, देखिए यहाँ 70वीं BPSC में ये आपको प्रश्न पूछा गया था कि श्रीनगर और लेह के बीच सी हो जाएगा। देखिए जोजिला सुरंग जो निम्नलिखित में से किन स्थानों को जोड़ेगा, ठीक है। अगला देखिए ये प्रश्न है कि भारत की निम्नलिखित झीलों में से कौन सा असम में स्थित है, ठीक है। तो कौन सा है, तो चाप नाला झील हो जाएगा, ये असम में स्थित है, सी। देखिए ये कहाँ से है, तो ये आपको कोई भी GK बुक में ये वाला प्रश्न मिल जाएगा। यहाँ देखिए जब पढ़िएगा, अब ये लूसेंट में भी मिलेगा और पॉकेट GK या कोई भी GK बुक में ये जनरली मिल जाएगा प्रश्न। देखिए यहाँ है असम, जो कि चाप नाला और हाफलांग और उसके अलावा चंदुब्बी झीलों यहाँ पे स्थित है। उसके बाद ये वाला जो प्रश्न आपको आया हुआ था, ये काली क्रांति, नीली क्रांति, सफेद क्रांति किससे संबंधित है, तो काली क्रांति का सभी कोई जानते हैं पेट्रोलियम, नीली क्रांति का हो जाएगा आपको सफेद क्रांति का दूध हो जाएगा, उसके बाद हरित क्रांति खाद्य फसल, नीली क्रांति मछली। तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, A का 3, ठीक है, C इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये प्रश्न आपको कोई भी उसी तरह जो GK भी होता है या NCERT ज्योग्राफी में भी मिल जाएगा, लेकिन NCERT ज्योग्राफी में मिलेगा, लेकिन ये आप जब क्लास 8 पढ़िएगा उसमें भी है, 10th में भी है कुछ, और 12th ज्योग्राफी पार्ट 2 वाला जो है वो उसमें भी है, तो थोड़ा लंबा हो जाता है, इसलिए हम ये यहाँ है कि देखिए लूसेंट या पॉकेट GK या NCERT। विभिन्न कृषि क्रांतियाँ, हरित क्रांति है खाद्य फसल, उसके बाद है आपको काली क्रांति कच्चा तेल उत्पादन, ठीक है, उसके बाद नीली क्रांति है मछली उत्पादन, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन। तो यहाँ से ये वाले प्रश्न आपको आए हुए थे। 79 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारत में निम्नलिखित जलप्रपातों में कौन गोवा में स्थित है, तो गोवा में कौन सा हो जाएगा आपको, तो दूध सागर जलप्रपात गोवा में स्थित है। अब ये देखिए कहाँ से प्रश्न पूछा हुआ था, तो जब देखिए साथियों ये आपको NCERT, पॉकेट GK, लूसेंट तीनों में मिल जाएगा, लेकिन सटीक आपको ये GK बुक में ज़्यादा मिलेगा। अब देखिए कि भारत के मुख्य जल प्रपात में पढ़िएगा, तब यहाँ पे आपको मिल जाएगा, देखिए गोवा दूध सागर जलप्रपात, ऊंचाई कितना है, तो 310 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला प्रश्न आया हुआ था। तो अभी तक साथियों आप लोग जितना प्रश्न देखे वो क्या हुआ था, तो BPSC AUDO में ज्योग्राफी में जो सारे प्रश्न आपको तीनों शिफ्ट में पूछे गए थे, और इस वीडियो में आपको हम NCERT के साथ साथ और कौन कौन से बुक से प्रश्न आए हुए थे वो भी बता दिए, और टोटल जितना आपको 20 से 25 प्रश्न टोटल इंक्लूड था ज्योग्राफी का, ठीक है। और इसमें से आपको 50 से 60 प्रश्न आपको आधा 15 प्रश्न आपको NCERT से आया हुआ था, और उसके अलावा जो बुक था वो आपको बताएं ही आप लोग 15 प्रश्न था। और अभी तक आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में अपना राय जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और कौन सा वीडियो आपको चाहिए कमेंट में बताइए। जय हिंद साथियों।